हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल जो है वो हमारे भोजन के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और ये कंपोनेंट्स जो हैं भोजन के कंपोनेंट्स वो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, तो उनमें क्या पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो दाल होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जितने भी घी है या ऑयली चीज़ें हैं उनमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये जो सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं वो सारे फूड आइटम्स में, अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, और उस भोजन का उपयोग, ये भोजन जो हम लेते हैं उस भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और साथ ही ये हमारे ग्रोथ में और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। ये फूड हमारे बॉडी में अगर हमें वीकनेस हो रही है तो अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। हमारा जो ग्रोथ होता है वो भी इसी फूड के कारण ही अच्छे से हो पाता है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बहुत बच्चे जो होते हैं इस टाइप के वो बहुत पतले दुबले दिखते हैं, किसी का पेट निकल जाता है, किसी का फेस छोटा रहता है, किसी की हाथ पतली हो जाती है। तो ये सारा किस कारण होता है, माल न्यूट्रिशन यानी भोजन की कमी के कारण। पोषक तत्व जो वो लेते हैं, जो भोजन वो खाते हैं उनमें ये सारे पोषक तत्व यानी ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिस कारण वो बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम इसका जो सिंबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड मिनरल्स। यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने भोजन को खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, और जो प्रिपेयर करने का उनका ये भोजन तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो आप बताइएगा कि वो प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स है वो किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, तो वो उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें यूज होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, क्लोरोफिल और मिनरल्स। ये क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्लोरोफिल जो पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन लिप्स, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण ही ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। और जो वाटर है वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, तो वाटर जो है वो रूट क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और रूट जो है उस वाटर को पूरे बॉडी में प्लांट्स के पूरे बॉडी में वेसल्स के थ्रू सप्लाई करती है। आप आगे क्लास में जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि प्लांट्स में होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर को प्लांट्स के पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड को प्लांट्स के पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो इस तरह प्लांट्स में भी क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरह प्लांट्स में भी वेसल्स होते हैं। ये वेसल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पूरे बॉडी में वाटर का और मिनरल्स का सप्लाई करते हैं, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो ईजिली अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना पाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
मतलब जीव जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इसके उपयोग की जो विधि होती है, मेथड। जितने भी जीव जंतु हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद इसे उपयोग में लाते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पोषण। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। यानी न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसके द्वारा जीव जंतु अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सबस्टांसेस के थ्रू जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी खुद से जो सेल्फ ही अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है प्लांट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड वो खुद बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स या फिर दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए, तैयार किए गए फूड को ही लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। तो उस तरह के जीव को हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा तैयार किए गए फूड को खाते हैं, उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी, यानी वह अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, इसलिए इसे कहा जाएगा परपोषी। ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषी और हेटेरोट्रॉप्स मीन्स होता है परपोषी। लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लिव्स क्या होते हैं, प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज होते हैं। लिव्स ही जो है वो प्लांट्स के फूड को प्रिपेयर करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। पत्तियों में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, उसी स्टोमाटा के थ्रू ही हमारे वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है वह इस पौधों में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह प्रवेश करती है, किस तरह एंटर करती है, तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी पत्तियों में, यानी पौधों की जो लिप्स होती है उसमें जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उस स्टोमाटा के थ्रू ही पत्तियों में यानी पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर कर पाता है। स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। स्टोमाटा जो होते हैं वो चारों ओर से गार्ड सेल से घिरे होते हैं। हम जानते हैं कि सेल्स क्या होते हैं, तो जिस तरह हमारा मकान होता है वो छोटी छोटी बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। इनफैक्ट जो पेड़ पौधे भी होते हैं वो भी बहुत सारे सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। तो सेल का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि सेल किसे कहते हैं, तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी ये सेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में भी पाए जाते हैं और बहुत कम अमाउंट में भी मिलते हैं। तो जिस जीव में ये सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उस जीव को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिस जीव में यानी जिस ऑर्गेनिज्म में ये सेल एक ही होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा को आपने देखा होगा, तो वो क्या होता है, वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो। और जो हम ह्यूमन हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और सेल जो होता है उसके चारों ओर एक कवर होता है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेल के बारे में हम 8th क्लास में डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो देखिए क्या बताया कि लिप्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल लिप्स को हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में। और इस एनर्जी का यूज़ जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वो इस एनर्जी का यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस हो पाता है और ये प्रोसेस जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, यानी सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सूर्य जो होते हैं वह सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक अल्टीमेट सोर्स होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में ना हो तो इस अर्थ पे हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वो सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। अगर हम चिकन खाते हैं या फिर कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज जो एनिमल्स होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं, वो भी अपने फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं इस ग्रीन प्लांट्स पे। और ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है फूड बनाने का वो होता है फोटोसिंथेसिस। इस तरह हमारा जो अर्थ है उस पर जितने भी हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक ह्यूमन का, हर एक एनिमल्स का जो लाइफ है वो टोटली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। कोविड-19 का जो सिचुएशन था उस टाइम में आपने देखा था कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी होने से लोगों की मृत्यु होने लगी थी और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर लोग इधर उधर उसके सिलेंडर के लिए भटकने लगे थे। और जैसे ही सिलेंडर मिलता था जहाँ भी आते थे लोग उसे ब्लैक में इधर उधर बेचने लगते थे और उनसे मनचाहा पैसा लेते थे। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, जिससे हमारा लाइफ ईजिली इस अर्थ पे पॉसिबल हो सके। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा लाइफ भी इस अर्थ पे, हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोसेस हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है उसको इक्वेशन के थ्रू यहाँ बताया गया है। इस फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बनाते हैं C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज या इसे कार्बोहाइड्रेट या इसे स्टार्च भी कह सकते हैं। प्लस बनता है ऑक्सीजन और साथ ही बनता है वाटर। वाटर का सिंबल होता है H2O। तो इस तरह ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें ये इक्वेशन देखने को मिलता है। इसको आप याद भी कर सकते हो। तो हम जानते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी जिसे कहा जाता है शैवाल। ये जो एल्गी है वो हमें कहीं जब पानी ठहरा हो यानी स्टेगनेंट वाटर जो होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर गीली दीवार होती है वहाँ पे आप इसे देख सकते हो, तालाब में आप इसे देख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का हमें दिखता है, यानी एल्गी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये जो एल्गी है ये अपना फूड खुद बनाती है क्योंकि इस एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद बनाती है। तो हमने एल्गी के बारे में जाना। चलिए अब आगे क्या दिया है कि एज वी नो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
जैसा कि हमने देखा इस इक्वेशन में कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस कार्बोहाइड्रेट्स का यूज जो है वो प्रोटीन्स और फैट भोजन जो होता है उस भोजन में जो प्रोटीन्स और फैट कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने में इस कार्बोहाइड्रेट्स का ही यूज किया जाता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस है। तो इस नाइट्रोजन गैस को जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को यूज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जिस तरह हम खाद का यूज करते हैं यानी मैन्योर्स का यूज करते हैं उसी फॉर्म में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उस नाइट्रोजन को मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये जो होते हैं वो मटर, चने, मूंग और जितनी भी दलहन पौधे होते हैं यानी वैसे पौधे जो हमें दाल देते हैं उसकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहती हैं और उससे अपना फूड यानी पोषक तत्व जो होते हैं इस बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है उस पौधे से प्राप्त करते हैं और उसके बदले में ये जो बैक्टीरिया होती है वो उस पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। इस तरह ये दोनों आपस में बैलेंस बना के रखते हैं। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है प्लांट्स और बैक्टीरिया में उससे किसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। उन्हें इसके लिए बाहर से यानी मार्केट से खाद नहीं खरीदने पड़ते, उन्हें अपने खेतों में ही खाद प्राप्त हो जाता है और उनके फसल भी उपजाऊ हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इस NPK को। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। ये तीनों जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, वो खेतों में खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं और इनसे हमारी जो खेतों की फसल है इस तीनों से किससे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से हमारी खेतों की फसल बहुत उपजाऊ होती है। इसलिए किसान जो है इस तीनों का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स में स्केल और स्पाइन यानी कांटे की तरह पत्तियां होती हैं ताकि उसमें जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो उससे बहुत कम अमाउंट में वाटर निकल पाए। इसलिए उसकी जो पत्तियां होती है वो स्पाइन्स या स्केल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इस तरह के पौधों में जो हरी हरी स्टेम्स होती है उसकी वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस पौधों को हेल्प करते हैं। प्लांट्स लाइक कस्कुटा या जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं इज कॉल्ड पारासाइट्स। कस्कुटा या जो अमरबेल होता है उसे पारासाइट कहा जाता है। ये जो अमरबेल जो होता है ये क्लाइंबर्स प्लांट है और ये दूसरे पौधों पे पूरे फैले होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है और ये अपने भोजन के लिए उसी दूसरे पौधों पे टोटली डिपेंड होते हैं। इसलिए इस कस्कुटा को यानी अमरबेल को पारासाइट कहा जाता है। पारासाइट को हम परजीवी कहते हैं क्योंकि ये अपनी जीविका के लिए दूसरे पे निर्भर है, इसलिए कहा जाता है इसे परजीवी यानी पारासाइट। ये जो कस्कुटा और अमरबेल होते हैं ये येलो कलर के दिखते हैं, जिसको मैं पिक्चर्स के थ्रू भी आपको दिखा दे रही हूँ। Each plant trap insect and digest them. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. पीचर प्लांट जिसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर जाता है और उसे पचा लेता है। तो इस तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स को कीटभक्षी पादप भी कहा जाता है। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इसका एग्जाम्पल है फंजाई, यानी वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो
जितने भी सड़े गले मरे हुए चीज़ होते हैं उससे अपना पोषक तत्व यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम मृतजीवी पोषण भी कह सकते हैं। इसे मृतजीवी पोषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया फंगाई, वो क्या होता है, मृत जीवों पे ही डिपेंड होता है, इसलिए मृतजीवी पोषण इसे कहा जाता है क्योंकि ये अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर when they land on wet and warm things they germinate and grow। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ, वो जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं और वो जब वो लैंड पे या फिर गीली जगह पे आते हैं तो उनमें जर्मिनेशन होता है और वो अपने नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम ब्रेड को कुछ दिनों तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जब ब्रेड का जो डेट होता है वो एक्सपायर कर जाता है तो उस पर छोटे छोटे वाइट कलर के बहुत सारे फंगस होने लगते हैं। तो ये फंगस कहाँ से आते हैं, ये फंगस जो होते हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो जैसे ही उसका जो सरफेस होता है ब्रेड का वो गीला पड़ने लगता है तो उस पर वो फंगस अपने आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अचार में क्या होता है, नमी प्रेजेंट होता है यानी वेट होता है, अचार गीला होता है तो उस पर भी बहुत सारे फंगस धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। तो क्योंकि फंगस जो क्या होते हैं वो स्पोर्स के फॉर्म में हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जंतु जिनमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है यानी जो मृतजीवी पोषण होता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स यानी मृतजीवी कहते हैं। यानी वैसा जीव जिसमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ shelter and nutrients। this relationship is called symbiosis। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हों और अपने आवास और अपने पोषक तत्व जो होते हैं उसका भी क्या करते हो, शेयर करते हो एक दूसरे से, तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस। बायोसिस को हम सहजीवी कहते हैं यानी इसमें जो जीव होते हैं वो साथ साथ जीते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सिम्बायोसिस यानी सहजीवी। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा एंड अ फंगस live together। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus। मतलब लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो पार्टनर्स होते हैं। इनमें से एक होता है एल्गी जिसे शैवाल कहते हैं तथा दूसरा होता है फंगस जिसे हम कवक कहते हैं। एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक यानी जो फंगस होता है वो एल्गी को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाता है, और जबकि बदले में जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है जिससे ये फूड प्रोवाइड करती है। तो इस तरह ये दोनों में बैलेंस बना होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एनसीईआरटी साइंस के अदर वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।